नाटक के समान एकांकी भी जीवन के विविध क्रियाकलापों का अनुवर्तन है। संस्कृत नाट्य परंपरा से लेकर अब तक इस विधा में अनेक प्रयोग हुए हैं। उपग्रह के द्वारा संप्रेषित किए जाने वाले संचार माध्यमों की बहुलता ने एकांकी के स्वरूप विधान में परिवर्तन के अनेक आयाम अनुवर्तित किए हैं। विकास की इस यात्रा में हिंदी एकांकी शिल्प और शैलीगत विविधता के कारण अनेक आरोह अवरोह के मध्य अपनी श्रेष्ठतम पहचान बनाने में आज समर्थ हुआ है। हिंदी एकांकी के संबंध में प्रायः यह कहा जाता है कि यह बाहर से आई हुई विधा है, किंतु यह कथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है। नाटक, रूपक और उपरूपकों के जितने भी भेद प्रभेद हमारे भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से स्थिर रहे हैं, उतने शायद ही किसी अन्य राष्ट्र अथवा उनके साहित्य में प्राप्त हो सकें। अतः यह कहना एकदम गलत है कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि दो एक व्यक्ति अंग्रेजी में एक अंक वाले आधुनिक नाटक देखकर उन्हीं के ढंग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल नई चीज़ कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को यह जानकारी रखना चाहिए कि एक अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए। आचार्य शुक्ल के विपरीत डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि हिंदी का एकांकी हिंदी की कहानी की तरह ही पश्चिम से आया है, किंतु यह भी सच है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कई उपभेद ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही अंक होता है। उदाहरण के लिए हम अंक, व्यायोग, भाण और विधि आदि का नाम ले सकते हैं। संस्कृत के ये उपर्युक्त भेद या तो गौण समझे गए या फिर उनका समुचित विकास नहीं हो पाया। यहाँ विवाद और भ्रांति का एक कारण अंक शब्द का प्रयोग भी है। एकांकी बड़े नाटक का छोटा रूप नहीं है। उसमें घटना या चरित्र की जटिलता के स्थान पर संक्षिप्तता तथा संवेदनात्मक अन्विति, एक सुनिश्चित लक्ष्य, जीवन के किसी एक अंग या दृष्टिकोण की तीव्र अभिव्यंजना का केंद्रीभूत आकर्षण तथा संकलनत्रय अनिवार्यतः होना चाहिए। सच तो यह है कि एकांकी नाट्य साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक अभिव्यंजना की जाती है कि वह एक अविकल्प भाव से सामाजिक अथवा रसिक अथवा प्रेक्षक अथवा दर्शक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः एकांकी एक अंक का नाटक होता है जिसमें एक से अधिक दृश्यों का संयोजन किया जा सकता है। एकांकी के लिए मर्यादित समय सीमाओं का कोई बंधन औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। एकांकी में अभिनयशीलता और रंग संकेतों की स्पष्टता होनी चाहिए। एकांकी कथोकथनों में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता के साथ परिणति चरम सीमा में होनी चाहिए और उसमें संकलनत्रय का यथोचित प्रयोग भी होना चाहिए। एकांकी में निम्नांकित तत्व होना चाहिए। ये तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोकथन, भाषा शैली, संकलनत्रय, उद्देश्य, रंगमंचीय दृश्य विधान और अभिनेता आदि। हिंदी एकांकी में नाट्य संकेत या रंग संकेत कथा के परिपार्श्व से संबंध रखते हैं। ये वे सूचनाएं हैं जिनका प्रयोग एकांकी रचनाकार कथा, चरित्र तथा संवाद का संयुक्त प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। हिंदी एकांकी में रंग संकेत का प्रयोग बाहुल्य पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से आया है। एकांकी साहित्य में रूप की दृष्टि से विविध प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, जिनकी अनेक कोटियां हैं तथा जिन्हें साहित्य के अन्य रूपों की भांति विषय, उद्देश्य, शिल्प विधान तथा आकार विस्तार की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे त्रासदी, कामदी, प्रहसन, भावना प्रधान, फैंटेसी, गीतिनाट्य या ऑपेरा,
झांकी, स्वोक्ति रूपक या मोनोड्रामा, ध्वनि अर्थात रेडियो एकांकी, नुक्कड़ नाटक आदि। कुछ नाटककारों ने एकांकियों में कुछ प्रयोग भी किए हैं, जिनमें मोहन राकेश का नाम भी लिया जा सकता है। उन्होंने बीज तथा पार्श्व एकांकियों की रचना की है। बीज एकांकी किसी बड़े नाटक का बीज रूप होता है, जबकि पार्श्व एकांकी में कथोपकथन नहीं होते हैं तथा ध्वनियों से ही सारी कथा अभिनय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। त्रासद और कामद एकांकी प्रायः किसी समस्या को लेकर लिखे जाते हैं, जो थोड़े ही समय में क्रमशः दुखपूर्ण अथवा आनंद देने वाले क्षण को उद्दीप्त कर देते हैं। इन्हें समस्या एकांकी भी कहते हैं। प्रहसन का उद्देश्य समाज के किसी त्रुटि, रूढ़ि, कमजोरी अथवा पात्र के चरित्र के किसी दुर्गुण को प्रकाश में लाकर उपहास की वस्तु बना देना है। इसमें एकांकीकार का उद्देश्य हंसना तथा दूसरों को हंसाकर समाज सुधार करना होता है। फैंटेसी एकांकी का अति नाटकीय रोमांटिक रूप है, जिसका ताना बाना स्वप्न से बना होता है। गीति एकांकी में माध्यम का अंतर है। कविता या गीतों के काव्यमय माध्यम से कल्पना और भाव प्रकाशन द्वारा एकांकीकार किसी भावपूर्ण स्थल या घटना का चित्रण करता है। झांकी में केवल एक संक्षिप्त दृश्य में तीनों इकाइयों का निर्वाह करते हुए किसी उद्दीप्त क्षण को चित्रित कर दिया जाता है। संभाषण एकांकी का प्रारंभिक स्वरूप है, जिसमें दो पात्रों के कथोपकथन द्वारा किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मोनोड्रामा में केवल एक पात्र स्वगत कथन के रूप में किसी पूर्व घटना या आप बीती को व्यक्त करता है और स्वयं ही अभिनय करता जाता है। ध्वनि अथवा रेडियो एकांकी ध्वनि के उतार चढ़ाव से भावाभिव्यक्ति करते हैं। हिंदी एकांकियों में विषय वस्तु की दृष्टि से अनेक प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। इनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, राजनीतिक, चारित्रिक, द्वंद्व प्रधान, मनोविश्लेषणमूलक, दार्शनिक, राष्ट्रीय एवं काल्पनिक पृष्ठभूमि में अनेक एकांकी लिखे गए हैं। वर्तमान युग में प्रकार की दृष्टि से सौद्देश्य अर्थात उद्देश्यपूर्ण एकांकी, समस्या एकांकी, प्रहसन एकांकी, हास्य एवं व्यंग्यमूलक एकांकी, कल्पनामूलक एकांकी, जनपदीय एकांकी, शिल्पमूलक एकांकी, एक पत्री एकांकी, लक्षण या सूचनामूलक एकांकी, रेडियो एकांकी, नाटक संक्षिप्त एकांकी, दुखांत शैली के एकांकी, नाट्य रूपक एकांकी, ध्वनि रूपक एकांकी तथा प्रतीक रूपक एकांकी लिखे गए। वर्तमान जीवन की दुरूहता, कटुता, तिक्तता और कुरूपता जिस यथार्थता के साथ आज के हिंदी नाटक में अभिव्यक्त हुई है, वह किसी अन्य समकालीन विधा में नहीं। पिछले कुछ दशकों में जो नए एकांकी लिखे गए हैं, उनमें शिल्प और शैलीगत विविधता आई है। भाषा और शैलीगत तकनीक में व्यावहारिक एवं कलात्मक बदलाव आया है। विषय वस्तु चयन और प्रस्तुतिकरण में सूझबूझ का परिचय मिलता है। आज का एकांकी रंगमंच के बहुत निकट हो गया है, बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि आज का रंगमंच और एकांकी एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। आधुनिक युग में भारतीय और यूरोपीय संस्कृति से संपूर्ण राष्ट्रप्रेम, अतीत के प्रति अनुराग, गद्य के प्रचलन, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यक्ति विशेष को महत्व देने की प्रवृत्ति, अंग्रेजी और बंगला साहित्य के प्रभाव इत्यादि से हिंदी में एकांकी रचना के लिए अनुकूल वातावरण मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्राचीनता और नवीनता के इस संघर्ष काल में बीच का मार्ग चुना। एक और उन्होंने संस्कृत नाट्यशास्त्र की परंपरा में रूपकों और उपरूपकों के अनेक भेदों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे एक सदरक, एक नाट्यरासक तथा एक भाण प्रस्तुत किया। दूसरी ओर अपनी रचनात्मक प्रतिभा से उन्होंने नाटकों के साथ साथ एकांकियों की रचना भी की। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने एकांकी की नाटक से पृथक सत्ता नहीं मानी तथा उन्होंने तथा उनके समकालीन नाटककारों में से किसी ने भी ज्ञात भाव से एकांकी लिखने की चेष्टा नहीं की। तथापि उनके नाट्य साहित्य में एकांकी का स्वरूप स्पष्ट है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, प्रोफेसर रामचरण महेंद्र तथा डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ये मानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हिंदी एकांकी के जनक हैं। उनका
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति अनेक अंकों में विभाजित होने के कारण हिंदी का पहला एकांकी है। डॉक्टर नगेंद्र इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मत में सन 1928 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का एक घूंट ही हिंदी का प्रथम एकांकी है, क्योंकि इसमें एकांकी की तकनीक का पूरा निर्वाह है। डॉक्टर श्रीपति शर्मा डॉक्टर नगेंद्र के मत से सहमत नहीं हैं। वे एक घूंट संस्कृत के 10 रूपकों में से अंक का ही एक आधुनिक और परिष्कृत रूपांतर मानते हैं। उनकी दृष्टि में पाश्चात्य ढंग से आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्म डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा सन 1930 में लिखे गए एकांकी बादल की मृत्यु से प्रारंभ होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने यह जरूर माना है कि एक घूंट के बाद राम कुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु का नाम आता है। अनेक विवादों के बाद यह सच है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के उपभेदों के अंतर्गत निसंदेह अंक, भाण, व्यायोग, विधि इत्यादि ऐसे नाट्य रूपों का उल्लेख मिलता है जो एक अंकी हैं और ढूंढने पर उनमें से कुछ एक के 2-1 उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। यह भी सच है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन नाटककारों तथा जयशंकर प्रसाद के एक घूंट पर भारतीय परंपरा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सेठ गोविंदास आदि के प्रारंभिक एकांकियों में अप्रत्यक्ष। परंतु आज जिसे हम नया या आधुनिक एकांकी कहते हैं, उसका कोई परंपरागत संबंध संस्कृत नाट्यशास्त्र के उस एक अंकीय नाटक से नहीं है। पारंपरिक नाटक से भिन्न एक नए साहित्य कला विधा के रूप में एकांकी की प्रतिष्ठा वास्तव में भुवनेश्वर के और बाद में उपेंद्रनाथ अश्क तथा जगदीश चंद्र माथुर के रचनात्मक योगदान से हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 25 वर्षों में हिंदी एकांकी का विकास न के बराबर हुआ, किंतु सन 1928 में जयशंकर प्रसाद के एक घूंट की रचना से हिंदी एकांकी के विकास की दूसरी अवस्था का आरंभ हो जाता है। यह एक घूंट एकांकी पात्रों की मनोवैज्ञानिकता, वातावरण की प्रभावशाली दृष्टि, समग्र और स्थल संकलन का निर्वाह, सुगठित कथा संगठन, घटनागत संघर्ष की उत्तरोत्तर तीव्रता, संवाद की स्वाभाविकता, मार्मिकता, भावना के स्पर्श तथा रचना कौशल आदि सभी दृष्टियों से अपने पूर्वगामी भारतेंदुकालीन रूपक एकांकियों से एकदम भिन्न है। विदेशियों की तरह भारत में एकांकी का जन्म का कारण न तो बंदर का पंजा जैसे किसी कर्टन रेजर अर्थात पट्ट उन्नायक की अभूतपूर्व सफलता जैसी कोई घटना है और न ही समयाभाव जैसी कोई संकट स्थिति। अन्य अनेक आधुनिक साहित्य रूपों की तरह एकांकी का उद्भव भी हमारे यहाँ अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। यूरोप में एकांकी का जन्म रंगमंच के गर्भ से एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा हुआ था, जबकि हमारे यहाँ यह पाठ्यक्रम और रेडियो का पेट भरने की दृष्टि से प्रयत्नपूर्वक पैदा किया गया और बाद में यह मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ गया। सन 1938 से सन 1940 के बीच तत्कालीन बम्बई, दिल्ली और लखनऊ के रेडियो स्टेशनों से एकांकी प्रसारित होने लगे थे। उर्दू में इस्मत, मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र ने अपने एकांकी रेडियो के लिए ही लिखे थे और हिंदी में भी राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, सत्येंद्र शरत और जगदीश चंद्र माथुर के अनेक एकांकी मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे, जो बाद में रंगमंच की प्रतिष्ठा बढ़ने पर रंग निर्देशों और थोड़े बहुत हेर फेर के साथ मंचीय नाटकों के रूप में परिवर्तित हुए। सच तो यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के मुक्तधारा एकांकी संग्रह तथा सिंज, बेरी, शाह, ओनिल, गाल्सवर्दी तथा इब्सन जैसे पश्चिमी नाटककारों की शिल्प विधि के प्रभाव, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव, मनोरंजन, रेडियो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लघु नाटकों की मांग, वैयक्तिक अभिरुचि के परितोष, जीवन के व्यस्तताजन्य समयाभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति एवं समाज के आदर्शों की नवीन व्याख्या, भाषा की बढ़ी हुई अभिव्यंजना शक्ति इत्यादि अनेक कारणों से
एकांकी एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में सामने आया। सत्येंद्र के कुणाल, पृथ्वीराज शर्मा के दुविधा, रामकुमार वर्मा के पृथ्वीराज की आंखें, भुवनेश्वर के कारवां, सूर्य शरण पारिक के प्रतिज्ञापूर्ति जैसे एकांकियों की रचना से वर्तमान एकांकियों का प्रणयन होने लगा, जो अद्यतन चल रहा है। वर्तमान युग में एकांकी स्वतंत्र सत्ता के रूप में लिखे गए हैं। इसके कारण उनमें विषय की अपेक्षा एकांकी के शिल्प और कलात्मकता प्रमुख हो गई है। परिणाम यह हुआ कि इन एकांकियों में अब बौद्धिक उत्सुकता, मनोवृत्तियों का विश्लेषण, अंतः संघर्ष की व्यंजना, हास्य व्यंग्य की हल्की मुस्कान, कथोपकथन की चारुता, मार्मिक स्थलों का चयन, यथार्थता, मनोविज्ञान की ग्रंथियों को सुलझाने का प्रयत्न, पद्य प्रयोग का प्रायः अभाव, संस्कृत के आदर्श नायक की अस्तित्वहीनता और रंग संकेतों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस समय जो एकांकी लिखे गए वे दो तरह के थे। वे या तो विषय प्रधान थे अथवा दूसरे शिल्प प्रधान। विषय प्रधान एकांकी के रचनाकारों में सूर्य शरण पारिक, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, धर्मप्रकाश, आनंद, राहुल सांकृत्यायन, भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा सेठ गोविंदास आदि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। शिल्प प्रधान एकांकी के रचनाकारों में रामकुमार वर्मा, गणेश प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर तथा एस.पी. खत्री आदि का नाम प्रमुखता से आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी में संकलन त्रय के पूर्व निर्वाह तथा एक ही दृश्य में वातावरण चरम सीमा तक पहुंचाने की एक नई शैली प्रवर्तित की है। वे स्वभाव से सौंदर्य शिल्पी हैं। उनके इस गुण का परिचय उनके एकांकी साहित्य में परिलक्षित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उनके बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, चंपक, 10 मिनट, रेशमी टाई, 18 जुलाई की शाम, 1 तोले अफीम की कीमत, चारुमित्रा, दीपदान और कैलेंडर का आखिरी पन्ना आदि अनेक एकांकी बहुचर्चित एवं महत्वपूर्ण है। एकांकी की कथावस्तु चाहे सामाजिक हो, पौराणिक हो या ऐतिहासिक हो, वर्मा जी का दृष्टिकोण भावुक और नैतिक तथा आदर्शवादी रहा है। यदि एकांकी को अतिशय भावुकता तथा मात्र पठनीयता के सीमित दायरे से बाहर निकालकर समकालीन जीवन की बुनियादी समस्याओं से जोड़ने की दिशा में भुवनेश्वर का योगदान महत्वपूर्ण है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, शैतान, प्रतिभा का विवाह, रोमांस, लॉटरी, उसर तथा स्ट्राइक उनके प्रमुख और बहुचर्चित एकांकी हैं। उन्हें रंगमंच के शिल्प तथा व्याकरण का पूर्ण ज्ञान था और इस दृष्टि से वे निश्चित ही अपने समय के सबसे बड़े तकनीशियन थे। जीवन और जगत की जीर्ण शीर्ण मान्यताओं तथा रूढ़ियों पर निर्भय प्रहार करने की दृष्टि से पांडेय, बेचैन शर्मा, उग्र के अफजल वध, बेचारा अध्यापक आदि उल्लेखनीय एकांकी हैं। पंडित उदयशंकर भट्ट के एकांकियों में रेडियो और रंगमंच का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। उनकी सर्वाधिक उपलब्धि है भावनाट्य अथवा गीतिनाट्य। मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, कालिदास तथा एकला चलोरे उनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त 10,000, एक ही कब्र में, वर निर्वाचन, दुर्गा आदि आपके अन्य पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक एकांकी है। सेठ गोविंदास ने सभी तरह के एकांकी लिखे हैं। उनके एकांकियों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु रंगमंच पर वे पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। गोविंद वल्लभ पंत के कुछ एकांकी उल्लेखनीय हैं, जैसे विषकन्या, आधी रात का गायक और एकाग्रता की परीक्षा आदि। इसी तरह भगवती चरण वर्मा के सबसे बड़ा आदमी और 2 कलाकार, वृंदावन लाल वर्मा के बांस की फांस, कश्मीर का कांटा और पीले हाथ, रामवृक्ष बेनीपुरी के संघमित्रा, नेत्रदान आदि एकांकी भी बहुत उल्लेखनीय रहे हैं। इस युग में जिन लोगों ने एकांकी को अपना सबसे अधिक योगदान दिया है, उनमें रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास,
सद्गुरु शरण अवस्थी, गणेश प्रसाद द्विवेदी भुवनेश्वर, भगवती चरण वर्मा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, एसपी खत्री, शंभुदयाल सक्सेना, सुदर्शन तथा जैनेन्द्र कुमार आदि उल्लेखनीय हैं। आधुनिक एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर का 12 एकांकी, धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी, मोहन राकेश का अंडे के छिलके, गिरजा कुमार माथुर का उम्र कैद, लक्ष्मी नारायण लाल का ताजमहल के आंसू जैसे अनेक एकांकी संकलन प्रकाशित हुए हैं। इन एकांकीकारों के अतिरिक्त सत्येंद्र शरत, लक्ष्मीकांत वर्मा, चिरंजीत, अमृत राय, रमेश बख्शी, विनोद रस्तोगी, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, विमला लूथरा, रेवती सरन शर्मा, सिद्धनाथ कुमार, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, सुरेंद्र वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, ब्रजमोहन शाह, मुद्रा राक्षस, रमेश मेहता, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, शैल रस्तोगी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, ललित सहगल, कुंथा जैन, विमला रैना, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, हमीदुल्ला, कणाद ऋषि भटनागर, गिरीश बख्शी, कमलिनी मेहता, जयशंकर त्रिपाठी, चंद्रशेखर भट्ट, शोभा वीरा, राम कुमार शुक्ल तथा हंस कुमार तिवारी आदि अनेक उल्लेखनीय हैं। आजकल कुछ एकांकीकार कुछ इस प्रकार के एकांकियों की रचना कर रहे हैं जिनका उपयोग बिना किसी परिवर्तन के रेडियो, रंगमंच तथा टीवी के कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मेरे द्वारा लिखा गया सूखा पत्ता पीपल का भी कुछ इसी तरह का चर्चित एकांकी है। सच तो यह है कि समय के परिवर्तन और वैश्विक वातावरण में नई तकनीक आ जाने से एकांकी रचना के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं और अनेक नए लोग सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। हिंदी की नाट्य विशेषकर एकांकी विधा में रंगमंच अप्रत्याशित रूप से एक नई करवट ले रहा है। अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि थिएटर की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जनसंचार माध्यमों के विकास के कारण आज का बुद्धिजीवी बुद्धू बक्से अर्थात टेलीविज़न से बाहर निकलकर रंगमंच पर जीवंत प्रस्तुति देखना चाहता है। इस दिशा में बहुत कुछ नया हो रहा है। साथ ही अब टेलीविज़न का ही नहीं बल्कि जनसंचार माध्यमों की बहुलता से इंटरनेट की भी एक बहुत बड़ी भूमिका बन रही है। सच तो यह है कि अब यह समय पढ़ने का नहीं, देखने का समय है। इसलिए दृश्य विधाओं में ही या तो अधिक लेखन हो रहा है या फिर उनका दृश्य रूपांतरण किया जा रहा है। यही कारण है कि आधुनिक एकांकी अपने रचना शिल्प, वस्तु विधान और रंगमंच कला की दृष्टि से बहुत समुन्नत है। आने वाले समय में इसके स्वरूप में परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर इसलिए भी कि अब रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे जनसंचार माध्यमों से एकांकी प्रिंट मीडिया और प्रायः रंगमंच की दीर्घा से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम की छत के नीचे पसरने लगा है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन परिस्थितियों में एकांकी के रंग मंच परक मूल्यों, स्वरूप रूपांकन तथा स्वाभाविक रूप से उसकी संप्रेषणीयता में चमत्कारी बदलाव आएगा। जहां एकांकी प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वह रंगमंच, टेलीविज़न अथवा इंटरनेट हो, वह किसी एक वस्तु अथवा तत्व का नाम न होकर प्याज के फल के समान है, जिसके एक एक छिलके को निकालने पर रंगमंच कला के रूप में कभी दृश्य सज्जा हाथ लगती है तो कभी संवाद और कभी अभिनय। सच तो यह है कि एकांकी अथवा नाटक को प्रस्तुत किए जाने वाली रंगमंच कला प्याज का छिलका न होकर एक संपूर्ण प्याज है, जिसका अस्तित्व छिलके में निहित न होकर उन सभी छिलकों की एकता में है। इसलिए एकांकी का प्रस्तुतिकरण एक अनुभूति, एक समन्वित कला और संप्रेषण का एक साकार माध्यम है। एकांकी की महानता न तो उसके प्रदर्शन में है, न उसके प्रदर्शन की प्रणाली में है, बल्कि उस प्रभाव में है जो कोई प्रदर्शन अपनी प्रणाली के कारण प्रेक्षक अर्थात दर्शक पर छोड़ जाता है। यही कारण है कि एकांकी को प्रस्तुत किए जाने वाला स्थल रंगमंच प्रेक्षागृह परिवेश की स्थूलता के साथ साथ एकांकीकार, अभिनेता और परिचालक अर्थात निर्देशक के सम्मिलित अनुभव और उससे हुए समग्र सर्जन का सूक्ष्मतम अनुवर्तन भी